Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग आपका BPSC 103 का गैस पेपर डिस्कस करने वाले हैं और सारे के सारे वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो भी बच्चे इग्नू से बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आंसर्स को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बीपीएससी 103 यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स का आपका ये पेपर है। इससे पहले मैंने इस पेपर का पार्ट 1 भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप अपना पार्ट 1 भी देख सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं। सो नाउ बच्चों, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले हम लोग दिसंबर 2023 का जो पेपर है वो डिस्कस कर लेते हैं कि दिसंबर 2023 में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं, कौन कौन सी यूनिट से आपके क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है और हर एक सेक्शन में केवल 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हर एक जो आपका क्वेश्चन है 20 मार्क्स का रहने वाला है। आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। दोनों सेक्शंस में से कम 2 क्वेश्चंस आपको लेने ही पड़ेंगे। तो सेक्शन 1 जो है वहां पर आपको जेएस मिल जो है उनका लिबर्टी का जो नोशन है वो बताना है कि जो जेएस मिल है उनके लिबर्टी के जो भी विचार हैं उनके बारे में आप लोग बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं, थ्योरी ऑफ एलियनेशन है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में इलैबोरेट करना है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि बच्चों अवसर की जो समानता होती है वह क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अवसर की समानता यानी कि जो भी व्यक्ति होते हैं उनको समान अवसर मिलने चाहिए। जस्टिस जो होता है उसकी विभिन्न डायमेंशंस हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फिर अभी हम लोग नेचर ऑफ राइट्स एंड डिफरेंस बिटवीन राइट्स और एंटाइटलमेंट्स, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद कर लेना है, ये वाला आपके पेपर में आ सकता है। उसके बाद रिलेशनशिप बताना है राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बीच में, फिर फेमिनिस्ट एंड द मीनिंग ऑफ लॉ, सिविल रेजिस्टेंस क्या होता है और जस्टिफिकेशन देना है आपको ह्यूमन राइट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की मैराथन क्लास। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, जिसमें हमें बताना है कि लिबर्टी क्या होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच में आपको जो भी डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है। तो लिबर्टी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑप्रेसिव रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद हो जाना। ठीक है, वो है आपकी लिबर्टी। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। तो यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं जब तक वो दूसरों को हार्म नहीं कर रहे। तो यहाँ पर नेगेटिव जो लिबर्टी है, पहले हम लोग स्वतंत्रता के अर्थ को समझ लेते हैं। तो स्वतंत्रता का अर्थ है किसी के जीवन, आचार या राजनीतिक दृष्टिकोण पर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए उत्पीड़नकारी प्रतिबंधों से मुक्त होना। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो उत्पीड़न करने वाले जो प्रतिबंध होते हैं, उत्पीड़न करने वाले जो प्रतिबंध होते हैं उनसे मुक्त हो जाना आपकी स्वतंत्रता होती है। यह व्यक्तियों की अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की क्षमता है, बशर्ते यह दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। तो जो व्यक्ति हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं जब तक कि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, अब नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये जो है एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स की बात करता है कि जो हमारी लाइफ है उसमें ऑब्स्टेकल्स की कमी होनी चाहिए। जो सरकार है वो हमारी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। ठीक है, ये नॉन इंटरफेयर का जो आइडिया है वो आपके नेगेटिव लिबर्टी में यानी कि आता है, जहां पर जो इंडिविजुअल्स हैं शुड बी फ्री टू एक्ट विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट सेंसरशिप ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर आप लोग नकारात्मक स्वतंत्रता को इस प्रकार से समझ सकते हो कि जो भी व्यक्ति होते हैं उनका एक ना पर्सनल स्पेस होता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल स्पेस होता है जिसमें उसके आपका आ जाता है, उसमें आपका कि वो कुछ भी खाना खाए, कुछ भी कपड़े पहने, है ना, और किसी भी प्रकार के घर में रहे, कैसे भी वो मतलब कुछ भी शिक्षा ग्रहण करे। ठीक है, किसी भी कोई भी धर्म अपनाए। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो पर्सनल स्पेस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो सरकार है वो व्यक्ति के पर्सनल स्पेस में जो हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कहता है। तो बाहरी हस्तक्षेप की स्वतंत्रता का इसमें क्या मतलब है कि वो स्थिति जब व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने में मुक्त होता है। जो व्यक्ति है वो मुक्त है और अपनी इच्छा के अनुसार वह कार्य करता है, बशर्ते वह दूसरों को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। तो यह इस विचार से संबंधित है कि व्यक्तियों को बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, यानी कि उसको बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और सरकारी सेंसरशिप से मुक्ति भी मिलनी चाहिए। फिर होती है आपकी पॉजिटिव लिबर्टी, यानी कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी कैपेसिटी टू एक्ट अपॉन देयर फ्री विल इन अ मीनिंगफुल वे। तो यहाँ पर जो इंसान है वो अपना व्यवहार
इंसान जो है वो अपना व्यवहार एकदम फ्री तरीके से कर सके। दूसरा, यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको संसाधन मिले, ताकि जो व्यक्ति है उसको इतने संसाधन मिले कि वो अपनी जो उसकी एबिलिटीज़ होती हैं, उसकी जो क्षमताएं होती हैं, अपनी एबिलिटीज़ का वो विकास कर सके। तो इट इज़ द आइडिया दैट ट्रू फ्रीडम इज़ नॉट जस्ट अबाउट द एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस। तो सच्ची आज़ादी केवल ये नहीं होती कि सरकार हमारे में इंटरफेयर नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पर ये भी है कि अगर हमें अपना पोटेंशियल फुलफिल करने के लिए सरकार हम एबल ही नहीं है, सरकार कह रही है घर के अंदर बंद रहो और तुम्हारे घर के अंदर मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, तो क्या ये आप सच्चे मामले में आज़ाद होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने पोटेंशियल को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता जो है उसके अंदर हम क्या बताते हैं कि आपका जो पर्सनल स्पेस है, हस्तक्षेप का ना होना, ठीक है, हस्तक्षेप का ना होना होता है नकारात्मक स्वतंत्रता। और सकारात्मक में ये होता है कि जो व्यक्ति है उसको अपनी अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए, ठीक है, उसकी बुद्धि का विकास करने के लिए, उसको जीवन जो है, जीवन की क्वालिटी जो है, जीवन यापन करने के लिए एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ केयर है ना, ये सब चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, ठीक है। स से यानी कि आपके संसाधन उसको मिलने चाहिए, और न से हस्तक्षेप का न होना, ठीक है। तो यह स्वतंत्रता व्यक्तियों के लिए एक ऐसी क्षमता के रूप में, यह स्वतंत्रता को व्यक्तियों के लिए एक ऐसी क्षमता के रूप में देखता है जो उनकी इच्छा के अनुसार सार्थक तरीके से कार्य करने की स्थिति में है। यह विचार है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल हस्तक्षेप की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि व्यक्ति अपनी क्षमता को पूरी तरह से कैसे पूरा कर सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति हैं वो अपनी क्षमता को कैसे पूरी तरह से फुलफिल कर सकते हैं, ये इससे जुड़ी हुई होती है। फुलफिल जब भी कर पाएंगे जब व्यक्तियों के पास क्या होंगे? संसाधन होंगे। तो इसी वजह से यह कहता है संसाधन या अवसरों की उपलब्धता होनी चाहिए। संसाधन के साथ साथ क्या होने चाहिए? अवसर भी होने चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर डॉक्टर बनने की क्षमता है, तो सरकार उसको डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो उसको उपलब्ध कराए, ठीक है। अगर कॉलेज ही नहीं होगा तो बंदा डॉक्टर कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आता है रिसोर्सेज की यहाँ पे बात की जाती है। उसके बाद आपको बताना है फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। तो फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट जो है फ्रीडम का, वो फोकस करता है ऑन द लिबरेशन ऑफ वीमेन फ्रॉम सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑप्रेशन। तो यहाँ पर जो वुमेन है, वुमेन जो है उसको लिबरेट करने की बात की जाती है, उसके लिबरेशन की बात की जाती है। किस किस चीज़ से उसको लिबरेट किया जाएगा? पहली चीज़ सोशल, दूसरी चीज़ पॉलिटिकल, और तीसरी चीज़ इकोनॉमिक, ठीक है। इन तीनों तरह के ऑपरेशन से, ठीक है, ऑपरेशन से विमेन को क्या किया जाएगा? मुक्त किया जाएगा। तो ये स्ट्रेस देता है नीड फॉर क्वालिटी ऑटोनमी, यानी कि जो वुमेन है उनको भी स्वायत्ता मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। और जो भी हमारे यहाँ पर पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स थे, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर पितृसत्ता चली आ रही थी, जो वुमेन की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको कम करती थी, उसे हमें डिसमेंटल यानी कि ख़त्म करना है। तो ये है पूरा का पूरा फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एज इट इज़ लर्न करेंगे और अपने आंसर में इसको लिख कर आएंगे, ठीक है। तो फेमिनिस्ट स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है कि महिला स्वतंत्रता का विचार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्पीड़नों से मुक्ति पर आधारित है। यह समानता, स्वायत्ता और पितृसत्तात्मक संरचनाओं को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल देता है। तो यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि मुक्ति किससे और क्या समाप्त करना है, ठीक है। तो जो महिलाओं के अवसरों और अधिकारों को सीमित करते हैं, तो हमें समाप्त करना है उन सारी चीज़ों को जो कि महिलाओं के अधिकारों या महिलाओं के जो अवसर होते हैं उनको सीमित करते हैं, और महिलाओं को समानता हमें दिलानी है और स्वायत्ता हमें उनको दिलानी है, ठीक है। पितृसत्तात्मक जो संरचना है उसे हमें खत्म कर देना है, ताकि जो फीमेल्स हैं उनका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्पीड़न जो है उनसे उन्हें मुक्त किया जाए। अब यहाँ पर बात होती है इक्वालिटी ऑफ राइट्स की। तो जो भी फेमिनिज्म है वो आर्ग्यू करता है that freedom can only be achieved when women have the same rights and opportunities as men। यानी कि सही मायनों में जो फ्रीडम है वो जब भी पाई जा सकती है जब जो वुमेन है उनको सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिले जैसे मैन को मिलते हैं। इसमें आपका आता है राइट टू वोट, वर्क, एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। ये सारा इसके अंदर आपका आता है कि जो वुमेन है उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, वर्क का, एजुकेशन का,
फिर यहाँ पर आता है फ्रीडम फ्रॉम पेट्रियार्की, यानी कि जो पितृसत्ता है फीमेल्स को, उससे मुक्ति हमें दिलानी है। तो नारीवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था से मुक्ति पर जोर देते हैं, जो लिंग भूमिकाओं, मानदंडों और अपेक्षाओं को लागू करता है, जो महिलाओं के विकल्पों और अवसरों को भी सीमित करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि पितृसत्तात्मकता का मतलब ये होता है कि जो मेल्स होते हैं ना फैमिली में या सोसाइटी में, उनकी ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पर जो भी फेमिनिस्ट वाले जो मूवमेंट्स होते हैं, उनमें जो महिलाएं होती हैं वो पितृसत्तात्मक से मुक्ति की मांग करती हैं और प्रजनन की स्वतंत्रता मांगती हैं, यानी कि उनकी बॉडी है तो अपनी अपनी बॉडी से रिलेटेड जो भी निर्णय होते हैं वो महिलाएं स्वयं लें, वो इसकी बात करती हैं। और साथ ही साथ वो बात करते हैं इंटरसेक्शनैलिटी की, यानी कि जो फेमिनिस्ट हैं वो देखते हैं कि जो फ्रीडम है वो इंटरसेक्शनल है। तो यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि जो रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनको ख़त्म कर देना है, ताकि जो वुमेन है वो और अच्छे तरीके से फ्री हो सके। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच का रिलेशनशिप बताना है। तो इक्वालिटी और लिबर्टी जो है दोनों के दोनों किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है जब हम सभी लोगों को बराबरी से ट्रीट किया जाए, जहाँ पर हम सभी के पास एक जैसे अधिकार हों, एक जैसे अवसर हों और एक जैसे रिसोर्सेज हों। और वहीं जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रीडम अकॉर्डिंग टू ओन विल, हम एक्ट कर सकें, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार हम कार्य कर सकें, वो होती है लिबर्टी। सो देयर कैन बी टेंशन बिटवीन द टू। अब यहाँ पर अगर हम किसी को एब्सोल्यूट लिबर्टी देना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें इनइक्वालिटी भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो रिच होते हैं दे हैव मोर फ्रीडम टू इन्फ्लुएंस सोसाइटी देन पुअर। तो यहाँ पर अगर हम पूरी पूरी लिबर्टी देते हैं तो हमें थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी भी देखने के लिए मिलता है। So, however, a balance can be achieved where liberty is ensured without compromising equality. तो यहाँ पर हम एक बैलेंस बना कर रख सकते हैं कि हम लोगों को लिबर्टी भी दें और जो इक्वालिटी के साथ बैलेंस है उसे हम खत्म भी ना करें। तो स्वतंत्रता और समानता लोकतांत्रिक समाजों के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, लेकिन उनके बीच का संबंध जटिल होता है और कभी कभी विरोधाभासी भी प्रतीत होता है। ठीक है, कैसा प्रतीत होता है? विरोधाभासी हमें प्रतीत होता है। समानता क्या होता है? तो समानता वह स्थिति है जहां सभी को समान अधिकार, अवसर और संसाधनों तक क्या मिले? समान पहुंच मिले। और स्वतंत्रता का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार हमें कार्य करना। तो यहाँ पर हमें एक संतुलन स्थापित करने की जरूरत होती है, जहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता भी दी जाती है और समानता से बिना समझौता किए हुए। फिर यहाँ पर जो एलियनेशन की थ्योरी है मार्क्स की, आपको वो बतानी है। तो एलियनेशन जो है मार्क्स की थ्योरी में इसका मतलब होता है estrangement or disconnection that workers experience from the product of their labor, the work process, their own human potential and fellow workers due to capitalist system. तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं किसी भी कंपनी में, तो लोग कभी कभी जो लोग होते हैं वो एलियनेटेड फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। मान लो हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर कोई सोप का काम होता है, ठीक है, सोप की फैक्ट्री है, तो यहाँ पर जो सोप है उसके साथ हमें हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम अपना काम करेंगे और वापस आ जाएंगे। हमें अपने जो हमारे फेलो वर्कर्स होंगे उनके साथ भी बातचीत करने में हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हम सोचेंगे बस अपना काम करते हैं और निपटा के अपने घर जाते हैं। तो यही होता है एलियनेशन, जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से आता है। क्योंकि जब भी हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जाते हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरह हमारा समाज चलता है, तो वहाँ पर जो ह्यूमंस होते हैं उनको एज अ मशीन समझा जाता है और उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, जिसकी वजह से वो जो है एलियनेटेड फील करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें बातचीत करने का भी टाइम नहीं मिलता। सो वर्कर्स डू नॉट ओन और कंट्रोल द प्रोडक्ट दे क्रिएट। तो एलियनेशन जो है उनको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट से फील होता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट उनने बनाया है वो प्रोडक्ट उनका नहीं है, वो ऐसा फील करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कैपिटलिस्ट ले लेते हैं, जो उनका मालिक होता है वो ले लेता है, तो वर्कर को एंड रिजल्ट कुछ भी ऐसा उसको देखने के लिए नहीं मिलता। दूसरा होता है एलियनेशन फ्रॉम वर्क प्रोसेस। तो जो भी पूरी प्रोसेस है, जो भी काम हो रहा है, मान लो सोप बनाने में जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, यहाँ पर कुछ भी उसको मतलब नहीं है, वो कुछ भी नया क्रिएटिव नहीं करना चाहता। ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने में किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी वो नहीं लाना चाहता। ह्यूमैनिटी से भी उसका एलियनेशन हो जाता है और दूसरे वर्कर से भी वो परायापन महसूस करने लग जाता है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत में परायापन का क्या अर्थ है कि वह परायापन या असंबद्धता जिसे श्रमिक अपने श्रम के उत्पादों, कार्य या प्रक्रियाओं, अपनी मानव क्षमता और सहकर्मियों के अनुभव से करते हैं। ठीक है, तो यह पूंजीवादी प्रणाली के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पाद से परायापन फील करते हैं, वो पहली चीज। ठीक है, दूसरा वो कार्य प्रक्रियाओं से भी परायापन फील करते हैं, जिसकी वजह से उनमें किसी भी प्रकार की रचनात्मकता नहीं आती, उनमें संतुष्टि भी नहीं रहती। ठीक है, और जो उनके मालिक होते हैं, पूंजीपति जो होते हैं, वो तो उत्पाद को एंड में ले ही लेते हैं और वो मानवता से भी परायापन महसूस करते हैं और अन्य श्रमिकों से भी परायापन महसूस करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है वो क्या होता है और किसी भी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस
क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं आपका वितरणात्मक न्याय। तो इसका मतलब होता है कि समाज में जितने भी संसाधन है और जो भी लाभ हो रहा है, ठीक है, उसका, या फिर अगर समाज में कोई प्रॉब्लम भी है तो हर चीज़ का समान वितरण होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर समाज में कुछ अच्छा हो रहा है तो सबको मिले, अच्छे संसाधन है, अगर समाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सब लोग मिलकर शेयर करें। तो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि व्यक्तियों और समूहों को समाज के संसाधनों और अवसरों का उचित हिस्सा प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या समझ रहे हैं कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो क्या इंश्योर करता है कि जो भी व्यक्ति हैं और जो भी ग्रुप्स हैं उनको फेयर शेयर मिले सोसाइटी के रिसोर्सेज का, और सोसाइटी में उनको फेयर अपॉर्चुनिटीज भी मिले। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला इसका प्रिंसिपल है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको मिले जिनको उसकी ज़रूरत है, और इक्वालिटी भी मिले, ठीक है, सबको इक्वल शेयर मिले। मेरिट बेस्ड हो सकता है, ठीक है, रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मिल सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है इंश्योर करता है सोशल हार्मनी को बाय रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। तो जो यहाँ पर जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करेंगे तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ये सोशल हार्मनी को क्या करता है, लेकर आता है, और इनइक्वालिटीज को कम करता है, और सोशल जो अनरेस्ट है उसको भी कम करता है। समाज में जो भी लोगों में अनरेस्ट होता है उसे यह कम करता है। तो वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत इसमें संसाधन उन्हें दिए जाने चाहिए जिन्हें आवश्यकता है, समानता, सभी को समान भाग लेना चाहिए, और योग्यता, संसाधन व्यक्तिगत योगदान के आधार पर भी वितरित किए जाने चाहिए। वितरणात्मक न्याय असमानता को कम करके और सामाजिक अशांति को रोककर सामाजिक सामंजस्य सुनिश्चित करता है। यह निष्पक्षता, विश्वास और सामाजिक एकता की भावना को भी बढ़ाता है। तो क्या क्या करता है, देखो, लोगों में यह एकता को बढ़ावा देता है, लोगों में विश्वास को बढ़ावा देता है, समाज में किसी भी प्रकार की जो अशांति होती है उसे भी ये रोकता है। तो ये है आपका इंपॉर्टेंस इसकी सोसाइटी को लेकर क्या है, और ये क्या, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, और ये क्या होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन जिसमें आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, यानी कि अवसरों की समानता। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना होता है कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो क्या है। तो यह एक प्रकार का प्रिंसिपल है दैट ऑल इंडिविजुअल शुड हैव द सेम चांसेस टू परस्यू देयर गोल्स। यानी कि अगर किसी के कुछ भी गोल्स हैं और वो गोल उसको फुलफिल करने हैं तो उसको सेम, हर किसी को बराबर के चांस मिलने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड हो, उनका कुछ भी बैकग्राउंड हो, कुछ भी जेंडर, रेस हो, कुछ भी उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, उससे मतलब नहीं है, हर किसी को समान अवसर मिलने चाहिए। सो इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी शुड बी डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल टैलेंट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्यक्ति में जितना टैलेंट है उतना उसको मिलना चाहिए, ठीक है, बिना उसका कुछ भी सोशल क्लास हो, कुछ भी उसका जेंडर हो, उसकी हमें परवाह नहीं करनी है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो होती है प्रतिस्पर्धा की। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या कहता है कि जो समाज है वहाँ पर पदों, संसाधनों और अवसरों के लिए समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलना चाहिए। यानी कि जो लोग हैं वो आपस में प्रतिस्पर्धा करें। मेरिट बेस्ड सिस्टम हो सकता है जिसको हम लोग मेट्रोक्रेसी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्षमताओं और कठिन श्रम के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। तो जो जितना करेगा उसको उतना प्रिविलेज मिलेगा, ठीक है। किसी को जन्म के आधार पर कुछ भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, या वो किसी एक कास्ट से बिलोंग करता है, किसी धर्म से बिलोंग करता है, तो उसके आधार पर उसको विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उसके हार्डवर्क के आधार पर उसको विशेष अधिकार दिए जाएंगे। तो समानता में रुकावटें, तो डिस्पाइट द आइडियल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, रियल वर्ल्ड इशू जैसे कि पॉवर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है, अनइक्वल एक्सेस है, ये इसको रोकते हैं, ठीक है। जब लोगों में भेदभाव होता है, शिक्षा की कमी होती है, तो लोगों की अवसरों तक समान पहुंच नहीं हो पाती। इसी वजह से ये एफर्मेटिव एक्शंस लेने की बात करता है। एफर्मेटिव एक्शंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हम किसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो एक प्रकार का एफर्मेटिव एक्शन है, क्योंकि ये समाज के अंदर समानता लाने के लिए लाया गया है। उसके बाद आपको जो जस्टिस है उसके वेरियस डायमेंशंस को बताना है। तो आप बताएंगे कि जो जस्टिस है वो एक मल्टी फेसिटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं जो कि फेयरनेस, इक्वालिटी और राइट्स पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर जो न्याय है वह क्या है, एक बहुआयामी अवधारणा है जो विभिन्न आयामों को शामिल करती है, जिनमें प्रत्येक पहलू न्याय, समानता, अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अब आपका न्याय वही, एक तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आपको पहले ही बता दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि समाज के अंदर जो संसाधन है उन तक सभी की समान पहुंच होनी चाहिए। समाज में जो भी अपॉर्चुनिटीज होते हैं, अवसर होते हैं, वहां तक सबकी समान पहुंच होनी चाहिए। फिर दूसरा होता है आपका प्रोसीजरल जस्टिस, यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस है उसमें फेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स है उनको इक्वली ट्रीट किया जाए रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ, ठीक है।
तो इसके बाद तीसरा होता है आपका रेट्रीब्यूटिव यानी कि प्रतिशोधात्मक न्याय। तो आयाम दंड और प्रतिशोध के सिद्धांत पर केंद्रित है, यानी कि जो भी लोग क्राइम करते हैं, गलत करते हैं, उनको ठीक है प्रोपोर्शनल, जितना उसने ऑफेंस किया है उतनी ही उसको सजा होनी चाहिए। फिर होता है आपका रिस्टोरेटिव जस्टिस, यानी कि ये एम्फेसाइज करता है रिपेयरिंग द हार्म, जिसने जो भी हार्म किया है ठीक है वो ठीक करे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य पीड़ित और अपराधी के बीच संबंधों को बहाल करना है, यानी कि मान लो किसी ने किसी की गाड़ी को टक्कर मार दी, फिर उसको कोर्ट ने आदेश दिया कि तुम उसको पैसे दो, तो वो आपका रेस्टोरेटिव जस्टिस यानी कि पुनर्स्थापनात्मक न्याय हो जाता है। वही प्रतिशोध वाला जो न्याय होता है इसमें दंड दिया जाता है, जैसे किसी ने किसी को मारा तो उसको फांसी हो गई, तो वो रेट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पर सोशल जस्टिस, तो समाज के अंदर जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप वगैरह है उनको उनको भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। समाज में यह निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा आपका बीपीएससी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इसका यहाँ पर अभी आपको जाना नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बताऊंगी। इसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट है hindustanknowledge.com, ठीक है। तो वहां से आप लोग जो है, वहां पर एक बीपीएससी 103 का आर्टिकल होगा, ठीक है। उसमें नीचे जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पर आपको 2 पीडीएफ मिल जाएंगे। एक तो ये मैराथन क्लास वाला मिल जाएगा और एक पीडीएफ आपको इसका जो मैंने पार्ट 1 बनाया था उसका मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप लोग अपनी रिवीजन कर सकते हो। मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। वो आप लोग वहां से ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो उसका जो आपको अपडेट है वो मिल जाएगा व्हाट्सएप पर ही, ठीक है।